गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके जो चल रहे सेगमेंट एनसीएफ 2005 के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया था कि उसका गठन किस प्रकार से हुआ और उसकी कमेटी में कितने सदस्य थे, ठीक है, उसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे और उसके कितने फोकस समूह थे, इन सारी चीज़ों के मैं बारे में बता दिया था। आज हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों के बारे में, यानी उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। उसके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे और उसके अध्यायों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें फोकस समूह है 21 फोकस समूह, 38 इसकी कमेटी के सदस्य रहे। चलिए अब इसके उद्देश्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, ठीक है, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य नंबर 1 है जिसमें ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी पहला ऑब्जेक्टिव है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने से मतलब है कि जो हमारी नॉलेज है, हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसकी जो नॉलेज है वो बच्चों को क्या है कि उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, उसके घरेलू संबंधी जो कार्य करता है, दिन में जो दैनिक क्रियाकलाप करता है उससे संबंधित चीजों से उसका जोड़, ठीक है। सेकंड बात करते हैं रटंत प्रणाली को समाप्त करना। यानी रटंत प्रणाली को समाप्त करने के लिए, रटंत प्रणाली को समाप्त करने का मतलब यह है कि पहले जैसे अभी तक हम क्या कि जैसे प्राइमरी स्कूल में अ से अनार, का से कबूतर, खा से खरगोश, यही सिखाते हैं। अब किसी बच्चे ने का से कबूतर न देखा हो, चा से चरखा है तो चरखा न देखा हो, तो उसके दैनिक जीवन से संबंधित है। अभी तक हम यही पढ़ाते आए कि चा से चरखा, का से कबूतर, खा से खरगोश। अब किसी ने खरगोश देखा ही नहीं है तो उसको ऐसे एग्जाम्पल देना कि जो उसने अपने दैनिक जीवन में देखे हो, उससे संबंधित चीजों को वो देखता हो, उस प्रकार के उदाहरण देना। उसको ये रटाना नहीं है कि च से चरखा, तो उसके दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल देना जिससे उसे पता चले कि हाँ च से चरखा यानी पहला वर्ड, इस कारण ये शब्द इसको जोड़ता है, ठीक है। सेकंड है बालकों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराना, बालकों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराना, ठीक है। यानी बालकों का चहुमुखी सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं, चौतरफा विकास की जो बात करते हैं, यानी बालक का मानसिक विकास, सामाजिक विकास और ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, ठीक है, संवेदनात्मक विकास, ये सभी विकास बालक के चारों तरफ यानी सभी दिशाओं में, यानी सर्वांगीण रूप से बालक का विकास होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा एनसीएफ होना चाहिए। यानी जो हमारा एनसीएफ है उसके जो उद्देश्य हैं कि उसका बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। दूसरे और बात करते हैं, 4th नंबर हमारे उद्देश्य की बात करते हैं तो उसमें है परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना। यानी परीक्षा को प्रणाली है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाना। अभी तक क्या है कि लिखित परीक्षा प्रणाली है या इस तरीके से जो प्रणालियां हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं कि जैसे बता देंगे बच्चों को इस तरीके से कार्य करते रहिए कि परीक्षा है, मौखिक परीक्षा होगी कि लिखित परीक्षा होगी। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख नहीं पाते हैं तो उनसे मौखिक टेस्ट लिया जाए, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार, यानी उसको बालक की सुविधा अनुसार प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, यानी बालक की सुविधा अनुसार उसको परीक्षा का साधन प्रदान कराना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं इसमें
इसमें नेक्स्ट उद्देश्य है, 5वां उद्देश्य डालिए, बालकों का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। सांस्कृतिक यानी बालक को, जो हमारा जहाँ का बालक, जैसे किसी भी उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, वहाँ की उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चीज़ों से उस बालक को जोड़े रखना। यानी बालक का जो कंटेंट है उसके क्षेत्रीय वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। यानी जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं उसके क्षेत्रीय वातावरण से जुड़ा होना चाहिए, जिससे उसको अच्छे तरीके से समझ में आए, वो अपने कल्चर से जुड़ा रहे, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, जिससे उनकी संस्कृति की भी रक्षा हो सके। अब बात करते हैं अध्याय की। यानी एनसीएफ में 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय में जिसमें नंबर 1 है आपका अध्याय, नंबर 1 अध्याय की बात करते हैं। नंबर 1 है आपका अध्याय परिप्रेक्ष्य, एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य। चलिए, परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बताया गया है कि एनसीएफ का सिर्फ परिचय दिया गया है कि किस लिए, पाठ्यचर्या की रूपरेखा को के बारे में बताया गया है कि कैसे तैयार की गई है, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं कि एनसीएफ को किन सिद्धांतों पर बनाया गया है, किन सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। गुणवत्ता के आयाम, उनके गुणवत्ता के आयामों को बताया गया है। शिक्षक का सामाजिक संदर्भ, यानी शिक्षक का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में बताया गया। यानी पहले चैप्टर परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी पाठ्यचर्या का परिचय, उसकी रूपरेखा किस तरीके से दी है उसके बारे में बताया गया है। शिक्षक का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा के लक्ष्य, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई। अब बात करते हैं सेकेंड अध्याय की, सीखना और सिखाना। दूसरा अध्याय जो है वो है सिखाना और ज्ञान, सिखाना और ज्ञान। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गई है, उनके विकास और उनके सिखाने पर जोर दिया गया है। और उसका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वास्तविक अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है, सिखाना और ज्ञान। ठीक है। तीसरा अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र एवं स्कूल की अवस्थाएं। पाठ्यचर्या के क्षेत्र एवं स्कूल की अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं और आकलन, अवस्थाएं और आकलन। यानी इसमें बताया गया है, स्कूल की अवस्थाओं के बारे में बताया गया कि विद्यालय की अवस्था किस प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सब विद्यालयों के बारे में, उनकी कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। ठीक है। विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार का विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार से बालक का मूल्यांकन है। आकलन से मतलब है मूल्यांकन से, यानी इसमें बालक के प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार से बालक का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है। और इसमें स्वमूल्यांकन, बालक में ऐसे गुण विकसित करने चाहिए जिससे वो स्वमूल्यांकन कर। ठीक है। अब नेक्स्ट 4th अध्याय है आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी इसके अंतर्गत बताया गया है कि विद्यालय के भौतिक वातावरण, ठीक है, भौतिक वातावरण, विद्यालय के भौतिक वातावरण के बारे में बताया गया है। बाल अधिकारों का समावेशन किया गया है। ठीक है। बाल अधिकारों का समावेश है, अनुशासन, और जो हमारे समुदाय हैं, अभिभावक समुदाय और विभिन्न प्रकार के एसएमसी वगैरह का समावेशन इसके अंतर्गत किया गया है। यानी शिक्षक की स्वायत्तता का भी, ऑटोनॉमी का भी अध्ययन इसके अंतर्गत बताया गया है कि शिक्षा की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का अध्ययन के बारे में भी बताया गया है कि शिक्षक को पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार एनसीएफ में परिवर्तन, यानी जो पाठ्यचर्या रूपरेखा बताई गई है, अगर क्लास के अकॉर्डिंग आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन कर सिलेबस में वो पढ़ा सकता है, यानी वो कुछ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, यानी मूल रूप से परिवर्तन नहीं करे पर आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत, इसी अध्याय के अंतर्गत भौतिक वातावरण संबंधी, यानी विद्यालय की बिल्डिंग, विद्यालय में फर्नीचर व्यवस्थाएं, ये सारी चीजों के बारे में भी बताया गया है। अब बात करते हैं
5th अध्याय व्यवस्थागत सुधार, यानी व्यवस्थागत सुधार के बारे में बात करते हैं कि इसके अंतर्गत अकादमिक संसाधनों की कमी, यानी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि अकादमिक योजनाएं क्या होनी चाहिए। यानी हमारी जो अकादमिक योजना है एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु बताया गया। शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ बताए गए कि शिक्षक शिक्षा में किस प्रकार से सुधार करने चाहिए। उनके लिए जो सेवाकालीन, जो सेवारत अध्यापक है, जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, एक तो सेवा पूर्व होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं सेवारत, यानी जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, सेवाकालीन जो अध्यापक है उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है कि विभिन्न NCERT विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालन करेगी। उन कार्यक्रमों को विभिन्न पार्टिसिपेट करके उनका मार्गदर्शन किया जाता है। ये थे हमारे 5 अध्याय, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि NCERT में 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के मैंने बारे में बता दिया। पहला अध्याय पाठ्यचर्या का परिप्रेक्ष्य, और दूसरा अध्याय है सिखाना और क्या, और तीसरा अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र और स्कूल एवं स्कूल की अवस्था, ठीक है। और 4th अध्याय है आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी विद्यालय के वातावरण के, क्लासरूम के वातावरण की बात की गई है, ठीक है, जिसमें अनुशासन वगैरह संबंधित सारी चीजों को जोड़ा गया है। इसी के साथ 5वां अध्याय है व्यवस्थागत सुधार, ठीक है, यानी इन सारी चीजों के बारे में इनमें व्यवस्थागत सुधार के अंतर्गत जो एकेडमिक नियोजन किया जाता है, सत्र का कैलेंडर बनाया जाता है, सब इसी के अंतर्गत किया जाता है। और सेवाकालीन अध्यापक है, सेवारत अध्यापक हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम बनाए गए उनका इसके अंतर्गत नहीं। धन्यवाद। अब इससे आगे वाले में हम इसकी NCERT की विशेषताएं और विभिन्न स्तरों पर NCERT किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करें। थैंक यू।